वैसे इस पार्ट को शुरू करने से पहले अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उन्हें देख लीजिए। तो पिछले पार्ट में यांग काई को पता चला था कि सू असल में शॉप ओनर की लड़की यूनर को पसंद करता है। इसी वजह से वो पैसे देकर तो आदमियों को वहाँ उस शॉप के बाहर लड़ाई करवाने के लिए लाया था, जिससे वो वहाँ जाकर शॉप ओनर की मदद करे और शॉप ओनर की फैमिली उससे इम्प्रेस हो जाए। खैर, लगभग वो इस काम में कामयाब भी होते दिख रहा था, लेकिन यांग काई ये चीज पहचान लेता है और सभी के सामने उसका भांडा फोड़ देता है। इससे सभी के सामने उसकी असलियत आ चुकी थी, इसलिए इस चीज से सूमो को बहुत गुस्सा आता है और वो यांग काई को धमकी देता है कि वो इस चीज का बदला उससे लेकर रहेगा। अभी सूमो का प्लान तो नाकाम हो गया था, लेकिन शॉप ओनर की फैमिली और खासकर यूनर यांग काई को लाइक करने लगी है। पर यांग काई अभी खुद को इस लायक नहीं समझता, इसलिए वो अपने चावल लेकर वहाँ से चला जाता है। बस अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यांग काई वहाँ से लौटकर सीधा अपने घर आ चुका था, जहाँ सबसे पहले वो हाथ मुंह धोता है और इसके बाद अपने बेड पर बैठकर अपने उसी सोल स्टोन को देखने लग जाता है। अभी वो सोच रहा था कि पहले स्टोन पर तो उसे एक टेक्निक मिली थी, क्या बाकी स्टोन्स पर भी टेक्निक्स ही आएंगी या कोई और चीज भी। अब तभी उस सोल स्टोन के अंदर से एक एल्केमी पॉट जैसा फर्नेस निकल कर आता है। यांग काई उसे देखकर पहले तो हैरान था, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था कि ये क्या चीज है, क्योंकि वो पहले कुछ सीनियर्स के पास इसे देख चुका है। वो उस छोटी सी फर्नेस को हाथ से टच करता है और खुद से ही कहता है कि शायद मुझे इसके अंदर कोई चीज डालनी होगी जिससे मैं प्यूरिफाई कर सकता हूँ। हालांकि वो ये भी जानता है कि इसमें ऐसे ही कुछ भी नहीं डाला जा सकता, वो जो भी चीज डालेगा वो कल्टीवेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। हालांकि उसे इस सब की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसलिए अभी वो सोच ही रहा था कि इतने में ही अचानक उस पहले स्टोन पर कुछ दूसरे शब्द लिखे आ जाते हैं। यांग काई देखता है कि वहाँ लिखा था कि इसमें यांग काई कुछ मेडिसिन या यूं कह लो कुछ हर्ब्स डालकर उन्हें प्यूरिफाई करते हुए अपनी कल्टीवेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाले एलिक्सर और पिल्स क्रिएट कर सकता है। यांग काई ये देखकर तो खुश था, लेकिन ये चीज वो ऑलरेडी समझ रहा था, बस उसे नॉलेज नहीं है कि आखिर वो इस फर्नेस के अंदर डालेगा क्या। खैर, जब वो ये कहता है तभी वहाँ उस स्टोन पर दो हर्ब्स के नाम भी आ जाते हैं। पहली चीज थी 3 लीफ सोल फ्लावर और दूसरी चीज थी डेडवुड ग्रास। यांग काई ने इन दोनों चीजों के भी नाम आज तक नहीं सुने थे। वैसे तो पहले उसे कुछ मेडिसिन को ढूंढने के लिए भेजा जाता था, लेकिन वो नॉर्मल सी मेडिसिन थी जो कि उसे आसपास मिल जाती थी। इस वजह से उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो ये चीज जरूर समझ गया था कि अगर ये सोल स्टोन उसे इस बारे में बता रहा है तो जरूर ये मेडिसिन खास होंगी और साथ ही उसकी कल्टीवेशन में भी हेल्प करेंगी। उसे तो ये नहीं पता कि वो मेडिसिन उसे कहाँ मिलने वाली हैं, लेकिन तभी उसे मिस्टर मेंग याद आ जाते हैं। वो कहते हैं कि सुबह उठते ही वो कंट्रीब्यूशन हॉल जाएगा और खुद मिस्टर मेंग से इस बारे में पूछेगा, उन्हें जरूर इसकी नॉलेज होगी। बस इसके बाद अब सीन सीधा सुबह पर आ जाता है। हम देखते हैं कि यांग काई सुबह उठते ही अपने काम फिनिश कर कंट्रीब्यूशन हॉल पहुँच चुका था, जहाँ अभी मिस्टर मेंग सो रहे थे। यांग काई के वहाँ आते ही वो जाग जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम सुबह सुबह यहाँ, क्या तुम्हें अपने पॉइंट्स के बदले कुछ चीज एक्सचेंज करनी है। जिस पर यांग काई कहता है कि नहीं, मैं तो आपसे कुछ पूछने आया हूँ। वो कहता है कि असल में मैंने कहीं से 3 लीफ सोल फ्लावर और डेडवुड ग्रास के बारे में सुना है, क्या आप मुझे उन दोनों मेडिसिन के बारे में बता सकते हो। अब इतना सुनते ही यहाँ मिस्टर मेंग ने तुरंत ही पास से एक किताब निकालकर यांग काई के सामने रख दी थी। यांग काई भी तुरंत उसे उठाता है और खोलकर देखने लगता है। यहाँ कुछ पेज पलटने के बाद फाइनली यांग काई को अपने काम की दोनों चीज दिख चुकी थी। यहाँ उसे पता चल जाता है कि ये दोनों ही मेडिसिन किस तरह से दिखती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो दोनों ही पॉइजनस हैं। यांग काई इससे थोड़ा हैरान होकर मिस्टर मेंग से कहने लगता है कि ये दोनों मेडिसिन तो पॉइजनस हैं, फिर ये किसी के कल्टीवेशन में कैसे काम आ सकती हैं। जिस पर मिस्टर मेंग कहते हैं कि तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हें अभी मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बताते हैं कि कल्टीवेशन में काम आने वाली लगभग हर एक मेडिसिन पॉइजनस ही होती है, लेकिन कल्टीवेटर को उन मेडिसिन को दूसरे मेडिसिन के साथ मिलाना पड़ता है, जिससे उनका पॉइजन खत्म हो जाता है। साथ ही इसी वजह से बॉडी को भी इनसे अपनी पिल्स या एलिक्सर को प्यूरिफाई करने में टाइम लगता है। वैसे वो यांग काई से कहते हैं कि आखिर तुम इन मेडिसिन को ढूंढ क्यों रहे हो, वैसे भी अगर तुम चाहो तो हमारे पास भी ये मौजूद है, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, लेकिन एक मेडिसिन की कीमत होगी 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। यहाँ वो उन्हीं पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो कि उन्होंने यांग काई को दिए थे। वो वही छोटे छोटे स्टोन्स थे। 5 पॉइंट्स इस चीज के लिए बहुत ज्यादा है और यांग काई इतना अमीर नहीं है कि उसके पास इतने ज्यादा पैसे हो। इसी वजह से वो कहता है कि आप तो मुझे लूट रहे हो। जिस पर मिस्टर मेंग कहते हैं कि नहीं बच्चे, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हें नॉर्मल कीमत ही बताई है। वो कहते हैं कि असल में इन दोनों मेडिसिन को ज्यादा लोग खरीदते नहीं हैं, इस वजह से इन्हें हम ज्यादा नहीं रखते।
हमारे पास ये बहुत कम क्वांटिटी में होती है और साथ ही इस तरह की मेडिसिन यहाँ पास नहीं मिलती है, इसलिए इनकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर तुम्हें सच में ये मेडिसिन चाहिए और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकता हूँ, तुम वहाँ जाकर मेडिसिन ले आना। वैसे भी फिर तुम्हें ये फ्री में पड़ जाएंगे। हालांकि यांग काई ये सुनकर हैरान था। वो सोचता है कि मिस्टर मेंग तो बहुत ही ज्यादा लालची हैं। आखिर वो इतनी आसानी से मुझे इस जगह का पता कैसे बताने लगे? जरूर इसके पीछे कोई चाल होगी। पर इतने में ही मिस्टर मेंग ने उस लोकेशन का यांग काई को बता दिया था। वो कहते हैं कि लिंगजियाओ पवेलियन से 30 माइल ईस्ट की तरफ एक ब्लैक विंड माउंटेन है और ये दोनों ही मेडिसिन वही मिलती हैं। वैसे तुम उन्हें देखकर ही पहचान पाओगे, इसलिए तुम इस किताब को भी अपने साथ ले जाओ। जब तुम वापस आ जाओ तब ये मुझे लौटा देना। हालांकि यांग काई को अभी लग रहा था कि जरूर इस सब के पीछे कोई तो रीजन है, इसलिए वो पूछने लगता है कि एल्डर, अगर आप मुझसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। असल में तो मिस्टर मैक इसी चीज की तलाश में थे। वो कहते हैं कि तुम सच में बहुत समझदार होते जा रहे हो, तुमने बिल्कुल सही समझा। वो कहते हैं कि उनके पास कुछ मेडिसिन खत्म होती जा रही हैं। वैसे तो वो पैसे देकर किसी दूसरे डिसाइपल को भी वहाँ माउंटेन पर भेज सकते थे, लेकिन इससे उनका धंधा खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जब डिसाइपल्स खुद ही जाकर मेडिसिन लाने लगेंगे तो उनकी दुकान से फिर कौन ही मेडिसिन एक्सचेंज करेगा। इसलिए उन्होंने ये चीज किसी को नहीं बताई। उन्हें यांग काई पर भरोसा है और वैसे भी उन्होंने यांग काई की मदद की है, इसलिए वो मेडिसिन लाकर उन्हें दे सकता है। वो कहते हैं कि उन्हें ज्यादा मेडिसिन नहीं चाहिए। वो 3 या 4 मेडिसिन का नाम बताते हैं और कहते हैं कि तुम बस एक दर्जन सभी मेडिसिन ले आना। तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और ये चीज मैं तुमसे फ्री में नहीं करवा रहा। इसके बदले मैं तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी दूंगा। जो सुनकर यांग काई कहने लगता है कि मैं जानता था आप फ्री में तो कभी किसी की मदद नहीं कर सकते, फिर भी ठीक है, आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इतना कहते हुए वो उस किताब को उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर मेंग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये चीज बहुत आसान लग रही होगी, पर वहाँ उस माउंटेन से मैंने जितनी भी मेडिसिन बताई वो सभी तुम एक दिन में नहीं ला सकते और तुम्हारी मेडिसिन के लिए तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा भटकना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मिसलेनियस अफेयर हॉल के मास्टर वैंग के पास जाकर उन्हें इस चीज की रिपोर्ट दो कि तुम 2-3 दिन के लिए यहाँ से मेडिसिन की तलाश में जा रहे हो, जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस पर यांग काई कहता है कि ठीक है, तो फिर पहले मैं वहीं जाता हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से निकल गया था। साथ ही मिस्टर मेंग भी फिर से सो गए थे। अब अगले सीन में यांग काई सीधा उस माउंटेन के सामने पहुंच चुका था। उस माउंटेन को देखते हुए वो कह रहा था कि ये सच में बहुत बड़ा पहाड़ है। मिस्टर मेंग ने बिल्कुल सही कहा था, मैं 3 दिन से पहले तो यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। वैसे अभी इसके बाद यांग काई सीधा आगे बढ़ जाता है। अभी सबसे पहले वो उन मेडिसिन को कलेक्ट कर रहा था जिनके बारे में उसे मिस्टर मेंग ने बताया था, क्योंकि यांग काई को जो मेडिसिन चाहिए वो उसे यहाँ नहीं मिलेंगी। हम देखते हैं कि अभी वो जब मिस्टर मेंग की बताई हुई मेडिसिन कलेक्ट कर रहा था तो इससे उसका पूरा बास्केट भर जाता है। वो कहता है कि मिस्टर मेंग ने अपना बहुत सारा काम मुझसे करा लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बदले में मुझे अच्छे खासे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि वो सोच रहा था कि यहाँ बहुत ज्यादा घास है, इसी वजह से मुझे मेरी मेडिसिन यहाँ नहीं मिलने वाले। उसने किताब में पढ़ा था कि जो डेडवुड ग्रास है वो कोल्ड बिहेवियर वाली होती है, जिस वजह से उनके आसपास इस तरह की घास नहीं ग्रो कर पाती। वैसे अभी आगे बढ़ते हुए वो खुद से यही कह रहा था कि मेरी मेडिसिन को ढूंढने के लिए मुझे बहुत सफर करना होगा, क्योंकि यहाँ हर तरफ हरियाली है और हरियाली वाली जगह पर मुझे मेरी मेडिसिन नहीं मिलेंगी। वैसे अब इतने में ही उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये एक जंगली सुअर की थी जो कि वहाँ पीछे से सीधा यांग काई की तरफ ही आ रहा था। तभी यांग काई को कोई तुरंत ही वहाँ से भागने को कहता है। अभी यांग काई ये सुनते ही वहाँ से भागने लगा था, लेकिन उसकी स्पीड कम थी। वैसे अब इतने में ही 2 तीर उसके पास से गुजरते हैं और सीधा जाकर उस जंगली सुअर को लगते हैं। यांग काई अभी इससे थोड़ा सा हैरान था, लेकिन इतने में ही वहाँ जिसने ये तीर चलाए थे वो शिकारी आ जाता है, जो कि इसी तरह से जंगली जानवर को पकड़ता है। साथ ही यहाँ उसका बेटा भी था। वो यांग काई से कहता है कि लड़के, तुम्हें इस तरह के खतरनाक पहाड़ों पर बिना हथियारों के नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम जंगली जानवरों से बिना हथियारों के नहीं जीत सकते। वो जंगली सुअर अभी भी जिंदा था और अब उसकी एक आंख भी जा चुकी है। इस वजह से वो और ज्यादा गुस्से में था। वो तुरंत ही उठ जाता है। उसे देखते ही वो शिकारी यांग काई से कहता है कि लड़के, तुम पीछे हो जाओ, इसे हम दोनों देख लेंगे। अब यांग काई भी तुरंत पीछे आ गया था। इस तरफ हम देखते हैं कि जंगली सुअर अभी गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी शिकारी उसे एक और तीर मारता है, लेकिन वो तीर जंगली सुअर की बॉडी को ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इस वजह से वो जंगली सुअर फिर से इन्हीं की तरफ बढ़ने लगा था। अभी उसे देखते हुए शिकारी तुरंत वहाँ से हट जाता है, लेकिन अभी भी उसका बेटा वहीं खड़ा हुआ था। यांग काई जल्दी उसके पास आता है और उसे रास्ते से हटा देता है।
ऐसा कर कर यांकाई ने उस लड़की को जंगली सुअर से बचा लिया था। हालांकि यांकाई देखता है कि जंगली सुअर अपनी स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गया। इससे वो नीचे गिर गया था और उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसके टकराने से वो पेड़ भी टूट जाता है। अभी यांकाई बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि यांकाई ने पहली बार इस तरह के जानवर को अपनी आंखों से देखा है। हालांकि अभी भी वो जंगली सुअर मरा नहीं है, इसलिए वो शिकारी आगे आते हुए अपने बेटे और यांकाई से कहता है कि वो जाकर किसी चीज का कवर लेकर छिप जाएं, जब तक वो इस जंगली सुअर को खत्म कर देगा। इतना कहते हुए उसने तो और तीर चला दिए थे, लेकिन वो उस सुअर की बॉडी को सिर्फ टच करते हैं। इससे उसे हुआ कुछ नहीं था। इस वजह से वो फिर से उनका पीछा करने लग जाता है। यहाँ अभी शिकारी और उसका बेटा दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में भागे थे। हालांकि शिकारी के बेटे के साथ अभी यांकाई भी है। जंगली सुअर यहाँ यांकाई और शिकारी के बेटे के पीछे पड़ जाता है। अभी ये चीज देखते हुए शिकारी दूसरी डायरेक्शन में हमला करता है। उसके तीर जाकर सीधा उस जंगली सुअर को लगे थे, लेकिन बस इससे उसका गुस्सा ही बड़ा था, क्योंकि अभी भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं कि वो यहाँ आगे भागते वक्त यही सोच रहा था कि उसे कुछ करना होगा, क्योंकि ये जंगली सुअर उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तभी वो सोचता है कि कल्टीवेशन की वजह से उसका लेवल इतना तो बढ़ ही चुका है कि वो एक छोटे से जंगली सुअर को हरा सके। अगर वो अभी भी इस तरह के छोटे मोटे जानवरों से डरता रहा तो ताकतवर कैसे बनेगा। यही सोचते हुए वो शिकारी के लड़के को सामने से हटने को कहता है। अब शिकारी के लड़के ने तुरंत यांकाई की बात मान ली थी, जिसके बाद सिर्फ यांकाई ही अभी उस सुअर के आगे था। लेकिन उसी समय वो छलांग लगाते हुए सीधा यहाँ उस जंगली सुअर के ऊपर आ जाता है और उसकी एक आंख बंद कर देता है, जिस वजह से अब जंगली सुअर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस वो सीधे भागते जा रहा था और अब एक पत्थर के पास आने के बाद यांकाई हाथ हटाकर छलांग लगाता है और लात मारते हुए सीधा उस जंगली सुअर को पत्थर से दे मारता है, जिसकी वजह से वो जंगली सुअर वही मारा गया था। ये देखते हुए अभी शिकारी का लड़का बहुत खुश था। वो कहता है कि फादर, हमने फाइनली इसे मार ही दिया। साथ ही वो यांकाई के पास आकर कह रहा था कि भैया आप सच में कमाल के हो। वैसे वो शिकारी यांकाई से पूछता है कि वो ठीक तो है, जिस पर यांकाई हाँ करता है। इसके बाद शिकारी बताता है कि वो असल में इस जंगली सुअर को पकड़ने के लिए कुछ जाल बिछा रहे थे। उन्होंने जाल तो परफेक्टली बिछाया था, लेकिन ये जंगली सुअर उस जाल से बचकर भाग गया। उन्हें पता नहीं था कि ये यांकाई पर हमला करेगा। इस वजह से वो यांकाई से माफी मांगते हैं। वैसे यहाँ उन्होंने यांकाई की मदद भी की थी, इसलिए यांकाई भी उन्हें शुक्रिया कर रहा था। वैसे अब यांकाई उनसे पूछता है कि क्या आप यहाँ माउंटेन पर ही रहते हो या सिर्फ खाने की तलाश में आते हो, जिस पर वो शिकारी बताता है कि वो माउंटेन के बैक साइड में आए हैं और वो हर 4-5 दिन में यहाँ खाने के लिए आते हैं। यांकाई ये सुनकर खुश हो जाता है। वो कहता है कि तो क्या आपको इस माउंटेन पर ऐसी जगह पता है जहाँ पेड़ पौधे ग्रो न कर पाते हो। ये सुनते ही शिकारी का लड़का कहने लगता है कि फादर, ऐसी जगह तो हम जानते हैं। जिसके बाद शिकारी बताता है कि हाँ, यही पास ही ईस्ट डायरेक्शन में एक ऐसी जगह है, उसे हम डेड लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते। यांकाई ये सुनकर और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जिन चीजों को वो ढूंढ रहा है वो उसे वही मिल सकती हैं। वो कहता है कि क्या उस जगह की डायरेक्शन मुझे बता सकते हो। इस पर शिकारी कहने लगता है कि डायरेक्शन ही क्यों, वैसे भी अब शाम होने वाली है, जिस वजह से इस तरह से जंगल में अकेले जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम तुम्हें हमारे साथ ही वहाँ ले चलेंगे। इसके बाद यांकाई शुक्रिया कहता है और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि कुछ घंटे बाद वो उस डेड लैंड पर पहुँच चुके थे। यहाँ आकर यांकाई अभी अपने आसपास बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अभी उसी दौरान उसे सूखी हुई घास दिखाई देती है। यांकाई तुरंत वहाँ भागता है और उस घास के पास आ जाता है। उसे थोड़ी थोड़ी ये चीज सेम उस डेडवुड ग्रास की जैसी लग रही थी। वो तुरंत अपनी किताब निकालकर चेक करता है और देखता है कि फाइनली उसे अपनी पहली मेडिसिन मिल गई। अभी उसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश था, जो चीज वो शिकारी और उसका बेटा भी देख लेता है। इसलिए वो शिकारी यहाँ तुरंत यांकाई के पास आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत खुश लग रहे हो, शायद तुम्हें जो चीज चाहिए थी वो तुम्हें मिल गई। इस पर यांकाई कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे वो मेडिसिन मिल गई है। इस पर शिकारी कहने लगता है कि वैसे तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम ज्यादा स्ट्रांग हो, फिर तुम अकेले इस तरह के खतरनाक माउंटेन पर मेडिसिन कलेक्ट करने क्यों आए। जिस पर यांकाई कहता है कि मुझे कल्टीवेशन के लिए कुछ मेडिसिन की जरूरत थी और ये मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जाकर ढूंढ लूं। ये सुनकर शिकारी हंसने लग जाता है और कहता है कि फिर तो तुम सच में एक अच्छे कल्टीवेटर बनोगे, क्योंकि इससे तुम्हारा डबल फायदा है। वैसे फिर वो यांकाई से पूछता है कि क्या उसे सारी मेडिसिन मिल गई। जिस पर यांकाई कहता है कि नहीं, अभी भी मुझे एक और फ्लावर चाहिए, लेकिन मेरे पास जो किताब है उसमें ये नहीं लिखा कि वो मुझे किस तरह की जगह पर मिलेगा, जबकि इस ग्रास के बारे में मुझे पता था।
कि ये मुझे एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पेड़ पौधे ग्रो ना कर पाते हो, पर अब तो मैं बिना पेड़ पौधे वाली और पेड़ पौधे वाली दोनों ही जगह देख चुका हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी वो फ्लावर नहीं दिखा। शायद मुझे अभी और कुछ टाइम यहाँ रुकना होगा। इस पर वो शिकारी कहने लगता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी उस फ्लावर को नहीं ढूंढना चाहिए क्योंकि रात होने वाली है और फिर से वहाँ माउंटेन की तरफ जाने में बहुत खतरा है। मेरी मानो तो हम यहाँ रात गुजारने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ यहीं रुककर आराम कर लो क्योंकि तुम भी दिन भर से चल रहे हो और वैसे भी इस जगह पर बीस हमला नहीं करते, इसलिए हमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब यांकाई कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसके बाद अब वो सभी सो गए थे। अगली ही सुबह जब यांकाई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो शिकारी और उसका बेटा वहाँ नहीं है। यांकाई सोचता है कि शायद वो दोनों वापस यहाँ से चले गए होंगे। उसे तो अपनी मेडिसिन ढूंढनी है। वैसे रोज के हिसाब से अभी उसके कल्टीवेशन करने का टाइम था, इसलिए वो अपना टाइम टेबल नहीं बिगड़ने देता और वही एक स्टोन पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। यहाँ कल्टीवेशन के दौरान उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी में एनर्जी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। इसका मतलब जल्द ही वो ब्रेक थ्रू कर लेगा, इसलिए वो रुकता नहीं है और अपनी उसी सेम टेक्निक को प्रैक्टिस करता है जिसकी प्रैक्टिस वो घर पर कर रहा था। वो देखता है कि इस तरह से उसकी जो एनर्जी का फ्लो है वो और ज्यादा बढ़ने लगा है। साथ ही कुछ ही देर में वो फाइनली अपने 5th लेवल को अचीव कर लेता है। अभी इस चीज से खुश होते हुए यांकाई कह रहा था कि इस सोल स्टोन के बाद से मेरा लेवल बहुत ही स्पीड से बढ़ा है। अगर मैं इसी तरह से प्रोग्रेस करता रहा तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं जल्द ही इनर डिसाइपल भी बन जाऊंगा। साथ ही वो कहता है कि उस फ्लावर को भी आज मैं ढूंढ कर ही रहूंगा क्योंकि उससे मेरी प्रोग्रेस और ज्यादा तेजी से होगी। हालांकि जब वो ऐसा कह रहा था उसी दौरान उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो पहचान जाता है कि ये तो वही शिकारी और उसका बेटा है जो अभी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज सुनते ही यांकाई तुरंत ही उसी डायरेक्शन में भागता है, लेकिन तभी ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, आप वहां से उसे भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर हम आने वाली न्यू सीरीज और साथ ही आने वाली कुछ लॉन्ग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं।